ये दो चार्जेस हैं, एक है -q, एक है प्लस। और आप देख सकते हो ना, दोनों में मैंने क्या रखा है, +q -q, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, -q +q। इनके बीच का डिस्टेंस हम लेके चलते हैं 2 पे। अगर मैं इसको देखूं तो एग्जांपल के तौर पर यह आता है मेरे पास में, जैसे H2O। वाटर क्या है, एक डाइपोल है। अब ये डाइपोल कैसे, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं तो O H H, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो O और H, इनके सेंटर एक ही लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये डाइपोल है। इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव does not lie at same point, then molecule is polar। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया H2O, ऐसे ही ले सकता हूं मैं NH3 and H, थर्ड केस पर ले सकता हूं मैं कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देख सकते हो नंबर 4 पर मैं लेके चल सकता हूं इसी तरह से नंबर 4 पर मैं लेके चल सकता हूं HCl। ये जो है ये डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं। डाइपोल क्या है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हों। अब आपको अगर याद हो तो आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइक चार्जेस में अट्रैक्शन का होता है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, है ना। लेकिन ये जो लेंथ है सर, इसको आप पता क्या कहते हो, बॉन्ड लेंथ कहते हो आप। लेकिन ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन था, इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, लेकिन इससे कम की डिस्टेंस नहीं हो सकती, ये फिक्स रहेगी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई नहीं करे, तो उसका कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और दोनों एक ही जगह पे हैं, तो स्फेरिकल सिमेट्री होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर थोड़ा सेपरेशन हो जाए, तो इनके बीच में हल्का सा गैप आ जाता है, यानी कि दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज पोलर। और इसीलिए इनका जो इफेक्टिवनेस होती है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो यहां कहीं किसी पॉइंट पे लाई करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। तो यहां पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जो नेगेटिव से पॉजिटिव एक्ट करेगी, जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो मोमेंट जो वर्ड है वो हमेशा रोटेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है ना। यहां पर आप क्या कह रहे हो, Q इंटू 2a रिप्रेजेंट किया गया P। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायपोल की लेंथ वेक्टर है। द प्रोडक्ट ऑफ
magnitude of charge with distance between them is known as electric dipole moment. इसको P से रिप्रेजेंट करें. It is represented as P. It is a vector quantity. And direction of dipole moment is from negative to positive. ये रही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, वेक्टर P के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया. तो हम कहते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक सिस्टम जो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना और उनके बीच में छोटा सा एक गैप आ गया. ये गैप किसी भी हाल में कंडीशन में आप कम नहीं कर सकते. अगर आप देखा जाए तो मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ठीक है, क्या आप इनके बीच में अगर देखा जाए अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, तो ये पास में आने चाहिए. लेकिन ये सिचुएशन कहती है कि इससे कम का फोर्स नहीं हो सकता. और रीजन क्या है, अगर इससे कम का फोर्स हुआ तो ये आपस में कोलैप्स करना है, ये रिपेल करना है. इसीलिए इनके बीच की डिस्टेंस 2a है. आप इसे चाहें तो 2a के बदले ना a भी लिख सकते हैं. अगर a लिखेंगे तो यहां जो डायपोल लेंथ है, ये जो डायपोल मोमेंट में आपने 2a लिखा है, इस 2a के बदले फिर a रह जाएगा. तो ये चॉइस आपकी है कि आप इसे प्लस a लिखो, इसे 2a लिखो, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप डायपोल की लेंथ क्या मानना चाहते हैं. हम 2a इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मोर ओवर पॉइंट में कैलकुलेशन मिड पॉइंट से करनी है. ठीक, अब ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अभी जो आपने लास्ट पढ़ा था, यहां पर मैं हल्का सा नोट बना रहा हूं. आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ताकि कंपेयर कर सकूं मैं डायपोल के बारे में क्या बात कर रहा हूं. अगर पॉइंट चार्ज होता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली हर तरफ होता है, हर तरफ फील्ड लाइंस जाएंगी. ठीक, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. अगर मैं R को फिक्स कर दूं तो R को मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया, यहां से लेके मैं ऐसे करके चले जाऊं तो हर जगह पर फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मुझे सेम मिलेगी. क्यों? क्योंकि R की वैल्यू फिक्स. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज. लेकिन मैं जो बात करने वाला हूं सर अब वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to electric dipole. लेकिन सबसे पहले आप क्या करो ना, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का फील्ड लाइन पैटर्न बनाओ. मान लो -q चार्ज, ये +q चार्ज. पहले मैं फील्ड लाइन देख लूं. ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो दोनों क्या करेंगे, अपने अंदर से फील्ड लाइन इक्वल नंबर में रिलीज करेंगे. ये जो पॉजिटिव है सर, इससे फील्ड लाइंस निकलकर नेगेटिव पर जाएंगी. ये फील्ड लाइन रिलीज होकर नेगेटिव पर जाएंगी.
आप देख सकते हो। दिस इज द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन ड्यू टू द डाइपोल। और इससे मेरे ख्याल से ज्यादा हेल्प मिलेगी ये समझने को कि फील्ड कैसा होगा। ये फील्ड लाइन का पैटर्न है। अब क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रिलीज हो रही है दोनों चार्जेस से वो सेम होगी। लेकिन जरा गौर से देखो, हर जगह पर फील्ड लाइन डिफरेंट है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली लाइन देखी जाए, दिस लाइन, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इस लाइन पर फील्ड अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये एक्सियल लाइन कहलाती है और एंड ऑन पोजीशन कहलाती है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पर कैलकुलेट करूं तो ये इक्वेटोरियल कहलाती है और ब्रॉड साइड पोजीशन कहलाती है। अब मेरे ख्याल से ना लोगों को देखने में आसानी होगी कि अगर मुझसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट करो या यहां कैलकुलेट करो या यहां कैलकुलेट करो तो हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा। क्यों जी? इतनी बात समझ आई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल भी इलेक्ट्रिक है। ठीक, इतनी बात क्लियर। ये आपने फील्ड लाइन का पैटर्न लगाया। अब मुझसे कहा जाता है कि सर एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट करो, तो मैं बड़े आसानी से देखूंगा। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जरा गौर से देखो वेक्टर किस तरफ जा रहा है। अगर मुझसे कहा जाए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जरा गौर से देखो वेक्टर ये जा रहा है, ये एक्सियल पोजीशन है। अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा फील्ड ये आ रहा है, ये भी ई एक्सियल है। एक्सियल लाइन पर फील्ड डाइपोल की लेंथ की सेम डायरेक्शन में। अब डाइपोल की लेंथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डाइपोल की लेंथ ये रही, डाइपोल मोमेंट। जरा गौर से देखिएगा। अगर एक्सियल पोजीशन पर देखूं तो ई ए पैरेलल टू ई है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन से जो मैं यहीं पे बना कर दे रहा हूं आपको। यहां पर ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल एंटी पैरेलल टू ई। मेरे ख्याल से इस डायग्राम से बहुत सारी बात क्लियर हुई होगी। कहिए ठीक है। ये जो था पेज नंबर 3 का। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट पोजीशंस। क्लियर? तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक डाइपोल बना लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपने लिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिखिए। इसका मिड पॉइंट चूज कीजिए, दोनों तरफ की डिस्टेंसेस लिख दीजिए। एक्सियल पोजीशन पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर ये पॉइंट रिक्वायर्ड पोजीशन ले लीजिए ई, जिसकी डिस्टेंस आर। फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का मतलब गिवन पोजीशन पर हाइपोथेटिकल चार्ज रखा जाएगा, टेस्ट चार्ज। यहां पर मान लीजिए प्लस नॉट चार्ज है जो शोन नहीं है, तो ये प्लस उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये माइनस उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक फील्ड E1 ये जो है सर पॉजिटिव का है और इसका जो फील्ड आएगा E2 ये नेगेटिव का होगा।
तो आप एक्सप्रेशन बनाओगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, यहां पॉइंट P सो तो E1 इक्वल टू मैंने लिखा K Q अपॉन यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मेरे लाल ये वाली डिस्टेंस होगी R माइनस K, और मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस, सो दिस इज R माइनस A होल स्क्वायर। फिर कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट A, तो ये वाला पॉइंट, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा कि Q अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। गॉट इट? अब अगर आप गौर से देखो तो यहां पर एंगल कितना है 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या बनेगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, दिस इज E इक्वल टू, आप देख सकते हो E1 इज ग्रेटर देन E2 बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। आप इस एक्सप्रेशन में भी चेक कर सकते हो, E1 विल बी ग्रेटर देन E2, हियर E1 greater than E2. तो दिस इज E1 माइनस E2। इसमें से K इंटू Q कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में रह गया 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। दिस इज KQ, एलसीएम लीजिए R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, सो दिस इज R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AR, R स्क्वायर से R स्क्वायर A स्क्वायर से A स्क्वायर। मेरे पास में रिजल्ट में आ गया K Q इंटू 4AR, अपन चालाकी करके लिखेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। दिस इज, यहां जो Q इंटू 2A लिखा है मैंने, ये यहां पे कंप्लीट कर दे रहा हूं, हियर Q इंटू 2A इट इज टेकन एज P, तो E इक्वल टू K 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, देख सकते हैं क्लियर? अगर मैं यहां पर आपसे कहूं फॉर शॉर्ट लेंथ डाइपोल, अगर शॉर्ट लेंथ डाइपोल होता है तो A स्क्वायर टेंडिंग टू 0, क्यों? क्योंकि तब डाइपोल की लेंथ बहुत कम होती है, ठीक? तो उस कंडीशन में A की वैल्यू और भी कम हो गई, स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगी, तो इसीलिए दिस इज टेंडिंग टू 0, तो E इक्वल टू K 2P, जरा चेक कीजिए ये R नीचे रह जाएगा, डिनोमिनेटर में R टू द पावर 4, दिस इज R, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R। आप देख सकते हो इस एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन कौन सी? ये वाली, यहां पे कैलकुलेट करें या यहां पे कैलकुलेट करें, यहां पर जो फील्ड आएगा वो इनवर्स ऑफ द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस के क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है?
पॉइंट चार्ज होता है 1/r²। तो डायपोल उसका क्या हो गया 1/r। इतनी बात क्लियर। ये जो आया इसमें अगर किसी को इतने में किसी को स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole on equatorial position। अब इक्वेटोरियल का मतलब होता है जो डायपोल की लेंथ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। तो मान लीजिए सर यहां पर एक डायपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस जगह पर आर पर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट ए, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए, ये ओ। अब अगर यहां पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं हाइपोथेटिकल चार्ज यही कहीं रखूंगा। मैंने यहां पर हाइपोथेटिकल चार्ज, तो ये प्लस क्यू उसे इस लाइन के अलोंग महत्व जी ऐसे करके रिपल करेगा C1, और ये नेगेटिव जो है सॉरी उसे अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। और आप देख सकते हो दोनों के वेक्टर एक दूसरे के साथ में, आप देख सकते हो पॉजिटिव के ड्यू टू फील्ड ये गया, नेगेटिव के ड्यू टू फील्ड ये गया। अगर मैं इनके नाम रख दूं बी और सी, तो इन ट्रायंगल AOB AB इक्वल टू आएगा मेरे पास अंडर रूट r² प्लस a²। इन ट्रायंगल अगर AOC लेकर चलूंगा मैं बिना बी, तो AC इक्वल टू आएगा अंडर रूट r² प्लस a², है ना। और उस सिचुएशन में AB इक्वल टू क्या हो गया AC हो गया। अगर AB इक्वल टू AC यानी कि ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या करेंगे सेम एंगल इंटरसेक्ट, है ना, सेम साइड इंटरसेक्ट सेम एंगल। और अगर उसकी वजह से देखा जाए तो ये एंगल 2 थीटा बन जाना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर टू। क्लियर। अब एक काम करो, कैलकुलेट करो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे। तो E1 इक्वल टू K Q अपॉन AB²। फिर कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड AB² की वैल्यू यहीं पे पुट कर देता हूं। आप देख सकते हो हेयर E1 का वैल्यू E2 के इक्वल है, E1 इक्वल टू E2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रिजल्टेंट इनकी बाइसेक्टिंग लाइन से जाएगा। ये ER हो गया। अगर देखा जाए तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो इसीलिए ये भी थीटा हो गया। ठीक है। अब इतने पार्ट को मैंने अलग जगह पर ले लिया। मैंने क्या कहा, दिस इज E1,
दिस इज E2, इंक्लिनेशन ऑफ बोथ इज थीटा। इस साइड पर आएगा E1 sin थीटा, यहां जाएगा E1 cos थीटा। E2 का कंपोनेंट बनाएंगे E2 cos थीटा, और इधर कंपोनेंट देखेंगे तो E2 sin। गॉट इट? तो डायपोल की परपेंडिकुलर लाइन पर यहां पर जो फील्ड है वो E1 sin थीटा माइनस E2 sin। तो E परपेंडिकुलर, ध्यान से क्या था मैंने, E परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि डायपोल के परपेंडिकुलर पार्ट पर फील्ड जो बनेगा E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। और क्योंकि E1 इक्वल टू E2 है, ये 0 होगा, यहां मैंने लिख दिया बिकॉज E1 इक्वल टू। लेकिन अगर E पैरेलल देखा जाए, ये बेशक एंटी पैरेलल है, लेकिन डायपोल के साथ में ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि E1 इक्वल टू E2 है, सो यू में से E1 cos थीटा। तो 2 E1 के बदले के Q ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा इस ट्रायंगल में निकाल दो, इन ट्रायंगल AOB। cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, तो A ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हमारे पास में A अपॉन अंडर रूट। अब यहां पर फिर से देख सकते हो, सिंस Q इंटू 2A इट इज इक्वल टू, तो E इक्वल टू हो जाएगा, इसे ER में लिख दीजिए, ठीक है। ER इक्वल टू हो जाएगा K P cos P ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3। अगर मैं कहता हूं फॉर शॉर्ट लेंथ डायपोल, तो A स्क्वायर विल बी टेंडिंग टू 0, तो रिजल्ट आ जाएगा E इक्वल टू K P ओवर R। ठीक, यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R। ये जो फील्ड है, ये कौन सी पोजीशन है, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन यहां पर, ठीक है। और अगर आप देखें, नोट पॉइंट बना लीजिए, E एक्सियल एट R डिस्टेंस, तो E एक्सियल था 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर 2P ओवर R की। E इक्वेटोरियल एट R डिस्टेंस, तो E इक्वेटोरियल हो जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R की। सो E एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। ये दोनों के बीच में रिलेशन, लेकिन दोनों क्यूब ऑफ डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। इतनी बात समझ में आई सबके? Anyone having any doubt? Why E1 इक्वल टू E2? बिल्कुल ठीक। आइए डायग्राम में देखें, जरा गौर से देखिए। आपने जो E1 कैलकुलेट किया इस पॉजिटिव के ड्यू टू किया, तो K Q अपॉन AB स्क्वायर। नेगेटिव के ड्यू टू E2 कैलकुलेट किया, ठीक है। तो दिस इज K Q ओवर AC स्क्वायर, और AC और AB पहले से इक्वल है। AC और AB क्या है, दोनों पहले से इक्वल है। इस बात का मतलब E1 इक्वल टू E2। क्लियर? जल्दी से रीज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं